हेलो स्टूडेंट्स तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो या नीट या जेईई मेंस की बात करें आ ही जाते हैं। स्टूडेंट आज के क्लास के बाद आप टेक्स्ट बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले यहाँ पर लिख रखा है। देखिए एम करीम की बात करें, अगर आप बिगनर हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल में थोड़ी भी परेशानी है, जस्ट 10th पास करके आए हैं और थोड़ी भी परेशानी है, तो आपको हर हाल में एम करीम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए। एम करीम के क्वेश्चंस को चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन के आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की बात करें स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आगे नीट या जेईई किसी का भी आपको टारगेट है, तो हर हाल में आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आज के क्लास के बाद आप सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2.17 तक आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? और यहाँ पर एक बात और भी आपको क्लियर कर दे कि अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम का है, नीट या जेईई का कोई टारगेट नहीं है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप एम करीम सॉल्व कीजिए। किसी भी एनसीईआरटी एससी और को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए एससी और में बात करें स्टूडेंट, तो एससी और में आपको अगर आगे नीट की तैयारी आप साथ साथ कर रहे हैं या आगे का प्लान है नीट का, तो एससी और में ऑब्जेक्टिव 1 और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपका जेईई का टारगेट है तो एससी और के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सॉल्यूशन का, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को समझने के पहले दो बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5 किलोग्राम। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, दिस विल बी 9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर स्टूडेंट आपको कोई कहे कि आप बताइए कि 3 सेंटीमीटर प्लस 4 किलोग्राम, इसको बताइए कि ये कितना होगा इसका वैल्यू, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं ऐड कर सकता है। रीजन बहुत ही सिंपल है, जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, या तो दोनों लेंथ हो, या दोनों मास हो, या दोनों टाइम के फॉर्म में हो, दोनों करंट हो, लाइक दिस। ऐसा नहीं कि आप एक मास है और एक लेंथ है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, नहीं ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन भी सिमिलर कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के हिसाब से आप उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है, जो कि लैंग्वेज में यहाँ पे लिख चुके हैं। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। स्टूडेंट तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का पहला यूज है कि इसकी सहायता से कोई आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे? तो इन जनरल मान लीजिए आपको कोई रिलेशन इस तरह का दे दिया गया, x = y + z। अब इसको चेक करना है कि भाई ये बताइए कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन, ये इक्वेशन जो है ये सही है या गलत है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता था? वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चूंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी y और z दोनों चूंकि ऐड हुए हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों का डायमेंशन, इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है? अब साथ ही साथ चूंकि सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किए हैं और दोनों का डायमेंशन सेम है, तो जाहिर सा बात है इधर भी उसी नेचर का फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी है कि इधर आप मान लिया मास को जोड़े तो 2 मास को आप जोड़े हैं तो लेंथ थोड़ी इधर मिल जाएगा, इधर भी तो मास ही आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब इधर भी सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब इसका भी डायमेंशन सेम होगा। क्लियर है? कहने का मतलब है कि आप चेक कर लीजिए कि भाई ये तीनों जो टर्म आएगा इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, तीनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं। अगर किसी एक का भी डायमेंशन अलग हो गया तो इसका मतलब हम कहें कि भाई ये जो रिलेशन है, ये जो फॉर्मूला इक्वेशन है, ये गलत है। और अगर सबका हर टर्म का डायमेंशन अगर सेम आ गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई ये रिलेशन, ये फॉर्मूला सही है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पर। ये इसका पहला यूज क्या होगा? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ गिवन रिलेशन बोथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, जो जो टर्म आ रहा है हर टर्म का डायमेंशन अलग अलग निकालिए, और राइट हैंड साइड में अलग अलग जो भी टर्म है सब टर्म का डायमेंशन निकालिए। आर सेम, अगर सारे के डायमेंशन सेम हो गए देन वी से दैट द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अभी कुछ 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं, वहां से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, मतलब 3 इक्वेशन को हम लोगों ने लिया है, और तीनों इक्वेशन को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करके कि ये तीनों इक्वेशन सही है या गलत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, AC = UT + ½ AT², बहुत फेमस इक्वेशन है, आप जान रहे हैं। अब इसे चेक करना है डायमेंशन की सहायता से कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि नहीं। ध्यान दीजिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है S जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट हैंड साइड में 2 टर्म है, एक UT है और एक ½ AT² है।
क्लियर है? तो भाई चेक करेंगे हम लोग ये तीन टर्म का, तीनों का डायमेंशन अगर सेम आ गया इसका मतलब डायमेंशनली ये सही है, डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन सही है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में एस है तो एक एक करके इसका एस का डायमेंशन, तो एस क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये लेंथ है सिंपल, तो इसका डायमेंशन एल हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब ये जो राइट हैंड साइड में यूटी है इसका डायमेंशन हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यूटी का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यू का डायमेंशन लिखिए और टी का डायमेंशन लिखिए। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, अब किसी भी तरह का वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? सब लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, एल टी माइनस वन होता है, और टी इसका डायमेंशन कैपिटल टी हो गया, यहाँ से टी का पावर माइनस वन, टी का पावर वन, टी का पावर जीरो हो गया, मतलब सिंपल इसका डायमेंशन एल आ गया। क्लियर है? चलिए अब हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखते हैं, तो इसमें हम लोग सबको अलग अलग लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन मतलब कि आप हाफ का डायमेंशन लिखिए, ए का डायमेंशन लिखिए और टी स्क्वायर का डायमेंशन लिखिए। अब लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे कि हाफ ये प्योर नंबर होगा तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ए यहाँ पर क्या हुआ? एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? सब लास्ट क्लास में देखे हैं, एल टी माइनस टू। ये टी स्क्वायर, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टी का पावर यहाँ पे माइनस टू है, टी का पावर यहाँ पर टू है, मतलब ये फाइनली इसका डायमेंशन आ गया एल आ गया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए ये एस का इसका डायमेंशन भी एल आ गया, यूटी ये जो टर्म है इसका भी डायमेंशन एल आ गया, और हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला जो टर्म है इसका भी डायमेंशन एल आ गया। इसका मतलब डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन सही है, डायमेंशनली ये जो इक्वेशन है ये मेरा सही है। और साथ ही साथ हम एक्चुअल में भी जानते हैं इन रियलिटी कि ये इक्वेशन यही होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ऐसा नहीं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/5 ए टी स्क्वायर या लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं होता, या ए टी का पावर 3 होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में भी एक्चुअल में भी यही होता है, तो एक्चुअल में भी ये इक्वेशन सही है। नेक्स्ट इस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं। अगेन उसी तरह से बढ़ेंगे, यहां पर तीन मेरा टर्म है, वी यू रूट 380। क्लियर है? चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये v है, तो v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। चलिए अब इस टर्म को u को चेक करते हैं, इसका डायमेंशन, तो u भी इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन। चलिए ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं रूट 380 का डायमेंशन। तो ध्यान दीजिएगा रूट 3, तो रूट 3 इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, प्योर नंबर हो गया। 80 का डायमेंशन, तो सीधे लिखिए a का डायमेंशन और t का डायमेंशन। a का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस टू और t का डायमेंशन t हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करेंगे, t का पावर माइनस टू, t का पावर वन, तो अगेन इसका भी डायमेंशन आ जाता है एल टी माइनस वन। अब ध्यान दीजिए ये v का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, u का भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, रूट 380 ये जो टर्म है इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन। तो चूंकि हर टर्म का डायमेंशन अब सेम आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन भी डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है, मतलब डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन सही है। लेकिन स्टूडेंट हम लोग को पता है कि एक्चुअल में ये रिलेशन गलत है। एक्चुअल में क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, ना कि रूट 380 होता है, तो एक्चुअल में गलत है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एफ स्क्वायर इक्वल टू एम ए क्यू। अब यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर तीन टर्म आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एफ स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी एक ही टर्म है एम ए क्यू। क्लियर है? दोनों का एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ स्क्वायर है, तो एफ स्क्वायर ये फोर्स का स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालते हैं। ध्यान दीजिए एफ का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं, ये होता है एम एल टी माइनस टू का इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फाइनली इसका डायमेंशन स्टूडेंट कितना हो जाएगा? एम का पावर एम का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर और टी का पावर हो जाएगा -4। ये डायमेंशन निकल गया लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? राइट हैंड साइड में देखिए एम ए क्यू का अब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, एम ए क्यू। तो एम ए क्यू के लिए मतलब आपको एम का डायमेंशन लिखना है और ये एक्सेलरेशन का पावर 3 का डायमेंशन लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से m का डायमेंशन तो ये m हो गया, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है स्टूडेंट? एल टी माइनस टू का पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m हो गया, l का पावर 3 हो गया और t का पावर -6 हो गया। ध्यान दीजिएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है एफ स्क्वायर, इसका डायमेंशन ये आया, और एम ए क्यू इधर का जो टर्म है इसका डायमेंशन ये और ये, और बहुत ही क्लियर है कि दोनों का डायमेंशन अलग अलग आया है। इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशन के हिसाब से गलत हो गया। अच्छा एक्चुअल में क्या ये इक्वेशन सही है? तो एक्चुअल में भी हम लोगों को पता है कि भाई गलत है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है, मतलब एक्चुअल में भी गलत है। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला है? ये जो इक्वेशन था, ये फॉर्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही था, एक्चुअल में सही था। और यहाँ पर क्या हुआ कि डायमेंशन के हिसाब से सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। कहने का मतलब कि अगर कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला को आप चेक करते हैं, डायमेंशनली अगर वो करेक्ट हो जाता है तो
कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में सही हो ही, एक्चुअल में वो करेक्ट भी हो सकता है या एक्चुअल में वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी रिलेशन को रियली देखना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, तो डायमेंशनली पहले देखिए। अगर वो डायमेंशनली सही हो गया तो इसको फर्दर फिर चेक करने का जरूरत है कि वो सही है कि नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली गलत हो गया तो उसको आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, वो पक्का है कि गलत होगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए दो रिजल्ट मिला, डायमेंशनली अगर सही है, डायमेंशनली सही है तो इसको फिर से आगे चेक करना होगा, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला में इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है देन इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, तो एक्चुअल में ये करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इन रियलिटी, एंड सो और इसीलिए वी शुड चेक इट फर्दर फॉर इट्स करेक्टनेस। तो सही में ये सही है कि नहीं, इसको हम लोगों को फर्दर और आगे भी चेक करना होगा। ठीक है, और अगर डायमेंशनली गलत हुआ तो सही में गलत है, उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ अ इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है देन इट विल बी सर्टेनली रॉन्ग, तो निश्चित रूप से वो गलत होगा, एंड सो वी डू नॉट नीड टू चेक इट फर्दर, और इसलिए हम लोगों को उसको फर्दर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के दूसरे यूज को। अभी दूसरा यूज ये है कि इस कंसेप्ट की सहायता से हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अभी इस एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। ये एग्जांपल है इनफैक्ट एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length L, mass of the bob M, and acceleration due to gravity G. Derive the expression for its time period using method of dimension. देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, एक सिंपल पेंडुलम आपको दिया गया है, इसके स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसके साथ जो बॉब अटैच है उसका मास स्मॉल m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू G आपको दिया हुआ है। तो हम लोगों से कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा उसका एक्सप्रेशन निकालनी है। टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई अब ये क्या कि ये कितने टाइम के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ से ऐसे चलना शुरू किया, एक मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे एक डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से ये लौटेगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर ये लौटेगा, यहाँ पहुँचने का फिर से मोशन को ये रिपीट करेगा। समझ रहे हैं? तो कितने टाइम का रिपीट करता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फॉर्मूले को निकालना है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हालांकि पहले से आप लोग पढ़ कर आए, ये क्या होता है 2π√L/G सिंपल पेंडुलम के लिए ये फॉर्मूला। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस कंसेप्ट की सहायता से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की सहायता से फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला हमको अभी पता नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, और एक बात और भी यहाँ पे क्लियर कर दे कि ये जो यूज है, सेकेंड यूज जो फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे, एससी और में इस तरह के बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भाई हम लोगों को निकालना है, अभी हमको ये फॉर्मूला पता नहीं है, और ये दिया हुआ है कि टाइम पीरियड जो है मास, लेंथ और जी पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, मतलब कि ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मास, लेंथ और ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन, इसका मतलब है ये तीनों जो है निश्चित रूप से या तो प्रोडक्ट में आ रहे होंगे या डिवीजन के फॉर्म में आ रहे होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में तो आ नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। अब यहाँ पर तो सबका डायमेंशन अलग अलग होगा, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन का। इसका मतलब निश्चित रूप से ये फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में आएंगे। तो अब इन जनरल क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा मास का सम पावर x, लेंथ का सम पावर y और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सम पावर z। कैसे इन जनरल क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि हमको ये तो पता नहीं है कि कौन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है तो लीनियर में आ रहा है कि सम की स्क्वायर है या क्यूब के फॉर्म में है। साथ ही साथ अगर डिवीजन में आ रहा होगा तो पावर जो होगा वो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे जी का पावर -1 अगर आ जाएगा इसका मतलब जी नीचे में आएगा, ये तो अभी हमको पता नहीं है। तो इन जनरल हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग मान लें के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो k इंटू एम का पावर x, L का पावर y, G का पावर z। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों तरफ सबका डायमेंशन ले लेते हैं। मतलब ये इसका भी डायमेंशन हो गया t, ठीक है, ये k का डायमेंशन ले लेते हैं, ये m का पावर x का डायमेंशन L, इसका डायमेंशन ले लेते हैं g, इसका डायमेंशन ले लेते हैं, सब तरफ डायमेंशन ले लिए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये t है तो टाइम का डायमेंशन ये t हो गया, k तो कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास है तो इसका डायमेंशन m का पावर x हो गया,
लेंथ है सिंपल तो इसका डायमेंशन l का पावर y हो गया। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसका डायमेंशन क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपल एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन क्या होता है lt-2 का पावर z हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर t का पावर 1 है और बाकी मास और लेंथ का टर्म नहीं है, लेकिन हम लोग इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं ना कि मास में इसका डायमेंशन 0 है, कुछ नहीं है, लेंथ में भी डायमेंशन 0 है और t का पावर 1 है, टाइम में डायमेंशन इसका 1 है। ये आपका हो गया m का पावर x हो गया और l का पावर y हो गया और यहाँ पर ये l का पावर z और t का पावर -2z इतना आ गया। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1 और इस तरफ हो गया m का पावर x, l का पावर y प्लस z, पावर ऐड हो जाएगा y प्लस z और t का पावर यहाँ पर हो जाएगा -2z। क्लियर है? अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब है सबका पावर भी बराबर होगा, तभी तो दोनों बराबर हो गया। क्लियर है हर तरह से? इसका मतलब इधर m का पावर 0 है तो इधर m का पावर x, इसका मतलब हो गया सो इक्वेटिंग द पावर्स। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं लैंग्वेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0। यहाँ y प्लस z है l का पावर, यहाँ पे l का पावर 0 है, इसका मतलब y प्लस z 0 होगा। इधर t का पावर -2z है, इधर t का पावर 1 है, इसका मतलब -2z इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर तो 0 है, बहुत ही आसान, x का वैल्यू 0, z का वैल्यू देखिए यहाँ से निकल रहा है -1/2, z का वैल्यू -1/2 और z का वैल्यू -1/2 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब जब ये तीनों का वैल्यू निकल गया तो हम बहुत आसानी से देखिए ये t इक्वल्स टू इतना है, ये k हो गया, आप सबका वैल्यू लिख देते हैं। m का पावर x मतलब m का पावर 0, l का पावर y हाफ और g का पावर z का मतलब -1/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये k तो k रह गया, m का पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब ये टर्म आपका हट गया और ये l का पावर हाफ मतलब √l, g का पावर -हाफ मतलब √g, मतलब यहाँ से ये निकल गया k √L/g, ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया। इस मेथड का एक ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन एक रफ आइडिया हम लोगों को मिल जाता है कि किस तरह का रिलेशन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है इस थ्योरम में, स्पेशली आप सॉल्व कर लेंगे अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कुछ अच्छे 2-4 क्वेश्चंस को जहाँ से आपका क्लियर होगा कि कैसे कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे अभी हाल में जेईई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट तो हम लोग एक जेईई मेंस 2022 का इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं। इन वान डेर वाल्स इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स इज A/B डायमेंशनली इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे सोचेंगे। ये एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, वैन डेर वाल्स इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर A और B कांस्टेंट है, तो A और B का डायमेंशन का क्या रेशियो होगा ये हम लोगों को निकालना है। एक एक करके हम लोग A का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इधर एक टर्म है। चलिए ठीक है, इस टर्म में बात करें तो यहाँ पर P प्रेशर और ये जो टर्म A/V² दोनों ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से इसका डायमेंशन और ये पूरे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से। कहने का मतलब है कि ये जो A/V² है इसका डायमेंशन ये P प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए तो हम लिख सकते हैं ये A/V² जो है इसको अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा ऊपर में A का डायमेंशन हो गया, नीचे में ये V² हो गया, इधर ये P हो गया और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो A का जो डायमेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा P इंटू V² और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब A का डायमेंशन कितना हो गया स्टूडेंट PV²। ये हम लोगों को A का डायमेंशन निकल गया। क्लियर है? अब B का डायमेंशन तो भाई बहुत ही आसान है, V माइनस B की है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसका मतलब जो B का डायमेंशन होगा वही वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। कहने का मतलब है कि ऑल्सो मतलब B का डायमेंशन जो है ये V वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा। तो A और B दोनों का डायमेंशन निकल चुका है, इसका मतलब A/B का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं। बहुत ही आसान है। अब ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि अब इसको ऐसा नहीं कि प्रेशर का डायमेंशन है तो MLT वगैरह के फॉर्म में लिखने लग गया, जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में आपको डायरेक्ट P और PV के टर्म में दे दिया गया है, चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो इसको डायरेक्टली यहाँ से A और B का हम लोग निकाल देते हैं। A का हो गया PV² और यहाँ पे B का डायमेंशन हो गया V हो गया, एक V से एक V कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली इसका वैल्यू आंसर कितना हो गया PV।